हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। देयर आर 7 होम्योपैथिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। होम्योपैथिक फंडामेंटल प्रिंसिपल 7 है। लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, या आप डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन भी बोल सकते हैं। Homeopathy is the system of medicine founded on definite laws similia similibus curantur, which means like cures like. होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि सिमिलिबा सिमिलिबस क्यूरेंचर पर आधारित है। इसका मीनिंग है लाइक क्यूअर्स लाइक, यानी जो सब्सटेंस जिस टाइप के सिम्टम पैदा करता है वही सेम सिम्टम वाले डिसीज को भी ठीक कर सकता है। द वर्ड होम्योपैथी इज अ ग्रीक डेरिवेशन वेयर होम्योज मीन सिमिलर एंड पैथोस मीन सफरिंग। होम्योपैथी शब्द का ग्रीक भाषा से लिया गया है। होम्यो मीन सिमिलर एंड पैथोस मीन सफरिंग। सो होम्योपैथी में बी डिफाइंड एज थेराप्यूटिक मेथड ऑफ द सिम्टम सिमिलैरिटी। इसीलिए होम्योपैथी में जो उपचार पद्धति है, जो थेराप्यूटिक मेथड है, जिसमें पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम सिम्टम्स उस मेडिसिन में भी होना चाहिए, वही देकर उपचार किया जाता है। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस लॉ अंडरलाइन क्योर ऑफ द एशियंट ओरिजिन। ये उपचार पद्धति बहुत प्राचीन समय से जाना जाता है। वेयर नो वन नोज वेन द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लॉ क्रेप्ट इनटू यूज। ये निश्चित रूप से किसने और कब सबसे पहले इस लॉ का उपयोग किया, इसकी जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। बट एशियंट हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट रिकॉर्डेड इट्स एप्लीकेशन। लेकिन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस नियम का उल्लेख मिलता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इट विल बी एलिब्रेटेड। समय समय पर इस प्रिंसिपल को अधिक समझाया और विकसित किया गया। Hahnemann, by his fine observation and inductive method of reasoning, became convinced of this law of cure. डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने अपने ऑब्जर्वेशन से और रीजनिंग के आधार पर इस नियम को सही माना और स्वीकार किया। He embraced it and declared it to be the universally a basic law of therapeutic. उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपनाया और इसे थेराप्यूटिक का यूनिवर्सल बेसिक लॉ बोल के घोषित किया। फ्रॉम अ क्रूड लॉ ऑफ द नेचर इट बिकेम एंड द अप्लाइड सिस्टम ऑफ द हीलिंग प्रिंसिपल। जो पहले केवल एक नॉर्मल लॉ ऑफ नेचर था, लॉ ऑफ नेचर का एक नियम था, हैनीमन ने उसे जो अप्लाइड सिस्टम ऑफ हीलिंग प्रिंसिपल बना दिया होम्योपैथी के बेसिस पर। देन होम्योपैथी मीन्स होम्योज मीन्स सिमिलर एंड पैथोस मीन्स सफरिंग, ये हमने देखा था। According to this system of medicine is founded and the principle of this medicine must have capability to producing similar symptoms of the disease to be cured in a healthy person. इस लाइन का मतलब है कि होम्योपैथी का पूरा सिस्टम एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उस प्रिंसिपल के अनुसार जो मेडिसिन किसी हेल्दी पर्सन में किसी डिसीज के जैसे सिम्टम पैदा कर सकती है, वही मेडिसिन उसी डिसीज़ वाले पेशेंट को ठीक भी कर सकती है। एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई मेडिसिन हेल्दी इंसान में फीवर, हेडेक और बॉडी पेन जैसे सिम्टम पैदा करती है, तो वही मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जा सकती है जिसमें बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम हो। पैथोजेनेटिक डिसीज इट्स अ डिसीज क्रिएटिंग प्रोसेस ऑफ मेडिसिन। पैथोजेनेटिक का मतलब है मेडिसिन हेल्दी पर्सन में कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस करती है। इसी प्रोसेस को हम ड्रग प्रूविंग से भी जानते हैं। इन एफोरिज्म 26 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हैनेमन गिव्स अ थेराप्यूटिक लॉ। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 26 में डॉक्टर हैनेमन ने होम्योपैथी का सबसे इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक लॉ बताया है। देन हम देखेंगे अब लॉ ऑफ सिमिलिया। वॉट अ सिम्टम ऑफ अ ड्रग कैन प्रोड्यूस इन अ हेल्दी ह्यूमन बींग टू क्यूर दिस सिम्टम। इसका मतलब है कि जो सिम्टम कोई ड्रग हेल्दी इन पर्सन में प्रोड्यूस करती है, वही सिम्टम्स अगर पेशेंट में डिसीज़ की वजह से है तो वही ड्रग से क्योर कर सकती है। यही लॉ ऑफ सिमिलिया है। हम देखेंगे लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिमिलिया हमारा पूरा हुआ। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हैनेमन्स अप्रोच टू प्रैक्टिकल थेरेपी डिजर्व्स मेंशन। अब हैनेमन ने के ट्रीटमेंट का एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, वो है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। दिस वॉज हिज इंस्टेंस ऑन गिविंग मेडिसिन एट अ टाइम। हैनेमन ने हमेशा कहते थे कि एक समय पर केवल एक ही मेडिसिन देनी चाहिए। इन एफोरिज्म 272 हैनेमन स्टेट्स दैट द सिंपल मेडिसिन सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेड इन अ गिवन केस एट अ टाइम। एफोरिज्म 272 में हैनेमन ने लिखा है कि पेशेंट को सबसे केवल एक सिंगल मेडिसिन ही दी जानी चाहिए। दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ऐसा क्यों कहा गया, इसका दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला, द होम्योपैथिक रेमेडी कॉजेज बिल्ट अप ऑन द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ द ड्रग गिवन सिंगली आइदर इन द प्लान प्रूविंग और इन द एक्सीडेंटल प्रूविंग। होम्योपैथी मेडिसिन के इफेक्ट सिंगल मेडिसिन देकर भी ऑब्जर्व किए गए हैं, चाहे वो प्लान प्रूविंग हो या एक्सीडेंटल प्रूविंग हो। इसीलिए ट्रीटमेंट में सिंगल रेमेडी ही देनी चाहिए। सेकेंड, इफ मोर दैन वन ड्रग कैन बी प्रिस्क्राइब द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिनर्जेटिक एक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अगर एक साथ दो या ज़्यादा मेडिसिन देंगे तो दोनों मेडिसिन मिलकर एक सिनर्जेटिक एक्शन कर सकती है। मतलब ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी मेडिसिन का इफेक्ट है और कौन सी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है।
द इंटरैक्ट ऑफ द ड्रग दैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बॉडी। जब कई मेडिसिन एक साथ दी जाती है तो उनके बीच ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से बॉडी पर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। A mixture of more than one remedy in a single dose would constitute a new remedy which would require to be proved as such for probable estimate and probable effect। स्टूडेंट का इसका मतलब बहुत आसान है। अगर हम एक डोज में 2 या 3 मेडिसिन मिला दें तो वो पहले वाली मेडिसिन नहीं रहेगी, उनका मिक्सचर एक नई रेमेडी की तरह बिहेव कर सकता है। अब उस नई रेमेडी का इफेक्ट क्या होगा, किस सिम्टम पर काम करेगी, साइड इफेक्ट क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए मिक्सचर बनाते हैं तो उसे भी अलग से ड्रग प्रूविंग करना पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट याद रखें, मोर देन वन रेमेडी न्यू रेमेडी का इफेक्ट जानने के लिए फिर से ड्रग प्रूविंग की ज़रूरत होगी। एग्जाम पॉइंट के लिए ये ध्यान रखना, ओनली वन रेमेडी कैन बी मोर सिमिलर एट एनी गिवन टाइम विद द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इसका मतलब है कि किसी भी समय पेशेंट के सिम्टम्स से सबसे ज़्यादा मैच केवल एक ही मेडिसिन कर सकती है। 2 मेडिसिन एक साथ 100% सिमिलर नहीं हो सकती, इसीलिए होम्योपैथी में सिंगल रेमेडी दी जाती है। अब एग्जाम्पल देते हैं, पेशेंट को फीवर, थर्स्ट, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी है। इन सभी सिम्टम्स से अगर आर्सेनिक एल्बम सबसे ज़्यादा मैच करते तो हम वही मेडिसिन देंगे। Fifth point, moreover, if more than one remedy is used to, doctor cannot know which element constituent in the remedy and therefore not know which curative power is in it। अगर डॉक्टर ने 2 या 3 मेडिसिन एक साथ दे दी और पेशेंट ठीक हो गया तो डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा कि किस मेडिसिन ने क्योर किया, किस मेडिसिन का इफेक्ट था एंड किस मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर काम कर गई। इसीलिए हमेशा एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट में ध्यान रखना, सिंगल मेडिसिन इफेक्ट क्लियर, मल्टीपल मेडिसिन कन्फ्यूजन। Then sixth point, beside everything, vital force the life principle governing the complex human life is a single substance। हैनीमैन के अनुसार हमारे शरीर को वाइटल फोर्स कंट्रोल करता है और जो वाइटल फोर्स है एक लाइफ प्रिंसिपल है। सो द मेडिसिन इंटेड टू द करेक्ट डिस्टर्बेंस एंड डिसहार्मोनी शुड बी प्रिस्क्राइब्ड ओनली सिंगल वन एट अ टाइम। मतलब जब वाइटल फोर्स एक है तो उसे बैलेंस करने के लिए भी एक समय पर केवल एक मेडिसिन ही देनी चाहिए। यही लॉ ऑफ सिंप्लेक्स बोलता है। अब शुरू करते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। The the suitableness of the medicine for any given case does not depend on its accurate homeopathic selection only but also on a proper size or rather smallness of dose। इस लाइन का मतलब है सिर्फ सही मेडिसिन चुन लेना काफ़ी नहीं है, उस मेडिसिन की डोज भी सही और बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब होम्योपैथी में 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक करेक्ट मेडिसिन देन करेक्ट मिनिमम डोज। अंडर दिस प्रिंसिपल वी गिव मेडिसिन टू द पेशेंट इन वेरी माइन्यूट डोज। लॉ ऑफ मिनिमम के अनुसार पेशेंट को बहुत माइन्यूट डोज में मेडिसिन दी जाती है, यही होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है। द माइन्यूट डोज मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इज स्मॉल एंड प्रोड्यूस लिस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन ऑफ द वाइटल फोर्स एट सफिशिएंट इफेक्ट। माइन्यूट डोज का मतलब है कि मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत कम हो लेकिन इतनी भी कम नहीं कि इफेक्ट ही ना हो, इतनी हो कि वाइटल फोर्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट को बेनिफिट मिले, यानी मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट हो। द क्वांटिटी ऑफ मिनिमम इट अप्रोप्रिएट फॉर अ जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। मेडिसिन की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि पेशेंट को आराम मिले, बॉडी पर अननेसेसरी स्ट्रेस ना पड़े और जेंटल एंड सेफ एक्शन हो। द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम इज अ डिस्कवर्ड बाय प्रैक्टिकल प्रोसेस कॉल्ड पोटेंटाइजेशन। अब सवाल आता है कि इतनी छोटी डोज कैसे बनाई जाती है, इसका जवाब है पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन को सीरियल डाइल्यूशन और सक्सेशन से तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस से होम्योपैथिक मेडिसिन की डायनामिक पावर बढ़ती है लेकिन उसकी मटेरियल क्वांटिटी कम हो जाती है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिमम डोज ऑफ मेडिसिन हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब देखते हैं कि मिनिमम डोज देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। टू अवॉइड अनवांटेड एग्रीवेशन, अगर मेडिसिन ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो सिम्टम कुछ समय के लिए ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसे एग्रीवेशन कहते हैं। मिनिमम डोज देने से अननेसेसरी एग्रीवेशन नहीं होता, पेशेंट को सेफ और जेंटल ट्रीटमेंट मिलता है। देन हम देखेंगे आप इसका सेकेंड पॉइंट, the specific dynamic action which produce uncommon characteristics distinguish the symptom of drug is produced by minimum quantity of the dose। इसका मतलब है कि जब हम मिनिमम डोज देते हैं तब मेडिसिन का स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन अच्छे से दिखाई देता है, यानी मेडिसिन जिस सिम्टम के लिए जानी जाती है वही सिम्टम पर सही तरीके से काम करती है। अगर डोज बहुत ज़्यादा होगी तो उसका असली एक्शन समझना मुश्किल हो सकता है। एग्जाम पॉइंट पे ध्यान रखना, मिनिमम डोज स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। Third, the smallness of dose does not allow to damage organ or not any risk to get addiction of the drug and side effect। इस लाइन का मतलब है कि क्योंकि होम्योपैथी में डोज बहुत छोटी होती है इसलिए बॉडी के ऑर्गन को नुकसान नहीं होता, ड्रग की एडिक्शन नहीं होती, साइड इफ़ेक्ट्स एंड रिस्क भी बहुत कम होता है। ये मिनिमम डोज का एक बड़ा फ़ायदा है। टू टेक फुल एडवांटेजेस ऑफ द फाइनेस्ट एंड
क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेमेडीज दे शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन मिनिमम डोज। अगर हमें मेडिसिन की बेस्ट क्यूरेटिव पावर चाहिए तो मेडिसिन हमेशा मिनिमम डोज में ही देनी चाहिए, यानी छोटी डोज से भी अच्छा थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिल सकता है। टू मेंटेन द सिमिलरिटी ऑफ द साइंस डिसीज एंड द ड्रग मिनिमम डोज ऑल्सो नेसेसरी। इसका मतलब है कि होम्योपैथी में डिसीज और मेडिसिन के बीच जो सिमिलरिटी है, लॉ ऑफ सिमिलर होती है, उसे बनाए रखने के लिए मिनिमम डोज ज़रूरी है। अगर डोज बहुत ज़्यादा होगी तो अननेसेसरी रिएक्शन हो सकता है। द कंसेप्ट ऑफ मिनिमल डोज इज वेरीफाइड बाय अर्नेट शॉ लॉ दैट स्मॉल डोसेज स्टिमुलेट, मीडियम डोज पैरालाइज एंड लार्ज डोसेज किल। एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो स्मॉल डोज होता है वो स्टिमुलेट करता है, जो मीडियम डोज होता है वो पैरालाइज करता है, और जो लार्ज डोज होता है वो किल करता है। यानी छोटी मात्रा बॉडी को स्टिमुलेट करती है, जो मीडियम डोज होता है वो बॉडी की एक्टिविटी को कम करती है, और जो लार्ज डोज होती है वो हार्मफुल या फेटल भी हो सकती है। ये भी ध्यान रखना, वाइवा में पूछते हैं वो लॉ। दिस लॉ इज़ फॉर्मुलेटेड बाय मैक्स पेटल्स, फ्रेंच मैथमेटिशियन। इसने ये फॉर्मुलेट किया था लॉ। द हेल्थ इज़ द मैटर of the perfect equilibrium balance. Small things do not affect which may in condition of perfect health causes the some loss of the balance or corresponding loss of equilibrium. इसका मतलब है जब व्यक्ति पूरी तरह हेल्दी होता है तब बॉडी का इक्विलिब्रियम म्हणजे बैलेंस सही हो रहता है, लेकिन डिसीज आने पर ये बैलेंस बिगड़ जाता है। होम्योपैथी मेडिसिन उसी बैलेंस को वापस नॉर्मल करने का काम करती है। According to law of Finkel, the quantity of action of homeopathic remedy is determined by its quantity इन इन्वर्स रेशो। ये फिंकल्स लॉ है। इसका मतलब होम्योपैथी मेडिसिन में क्वांटिटी कम हो जाती है लेकिन उसकी डायनामिक एक्शन बढ़ जाती है, यानी यहाँ क्वांटिटी और एक्शन का इन्वर्स रिएक्शन होता है। इजीली क्विक ट्रिक है, क्वांटिटी लेस एक्शन ज़्यादा। डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।